Hello and hi everyone. Welcome to our channel Being Persistent. गारंटीड क्वेश्चन की सीरीज़ हम ले रहे हैं। तो इसमें हमने इससे पहले कुछ लॉज सीखे थे और अभी जो है तो अभी के वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानने वाले हैं। इस लेसन में मतलब डिमांड एनालिसिस पार्ट बी, इस लेसन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज का जो वीडियो है वो लेने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अगर चाहिए हो तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था अपने बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी मतलब कि एग्जैक्टली जो हमने लॉ देखा था कि जैसे जैसे प्राइस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उस तरह से डिमांड जो है वो कम होती है, ये हमने सीखा था। बट वो किस वे में या फिर किस परसेंटेज में कम या ज़्यादा बढ़ती है या घटती है, तो ये हमें पता नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब यही बताता है कि एग्जैक्ट परसेंटेज मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ है, कांस्टेंट चेंज हुआ है या फिर सेम चेंज रहा है या फिर बढ़ा है या घटा है, इस तरह से हम इसमें जानने वाले हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर गिवन राइज इन प्राइस। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकता है या बहुत छोटा सा चेंज जो दिखे भी ना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर सेम चेंज मतलब प्रपोर्शनेट चेंज भी हो सकता है। सो इसी के बेसिस पे, बट ये चेंज किस वे से होगा कि प्राइस में जब कम हो मतलब डिक्रीज़ होगा या प्राइस में जब इंक्रीज़ होगा, उस वजह से डिमांड जो है वो डिक्लाइन होगी या बढ़ेगी। सो उसके हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 प्रकार आते हैं, 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ इनकम इलास्टिसिटी, next one is cross elasticity and another one is price elasticity of demand. So what is mean by income elasticity of demand? It refers to degree of responsiveness of change in quantity demanded. मतलब इनकम में अगर इंक्रीज होगा या इनकम में अगर डिक्रीज होगा तो उसके प्रपोर्शन में डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है तो वो कितनी बढ़ रही है या घट रही है, इसका जो प्रपोर्शन है या इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज, तो वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Other factors including price remains unchanged or constant. इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उसका परसेंटेज, इसका क्वांटिटी का वो कितनी बढ़ी है या घटी है, एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, तो इसका अगर आप डिवीजन करोगे तो आपको मिल जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आपको एग्जाम में इनकम इलास्टिसिटी या फिर टाइप्स अगर पूछेंगे तो वो लिखना होगा। तो ये जो ट्रायंगल का साइन है ये चेंज को सिंबलाइज करता है। उसके बाद Q मीन्स ओरिजिनल डिमांड, Y मीन्स ओरिजिनल इनकम, देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन इनकम। ओके, तो इस तरह से हम इनकम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, बट स्टिल पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब ये नॉर्मल गुड्स के केस में होती है, जो भी है मतलब लो क्वालिटी गुड्स या ब्रांडेड गुड्स नहीं, नॉर्मल गुड्स जो हम डेली यूज़ के लिए खरीदते हैं। विच डिमांडेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम मतलब हमारा जब इनकम इंक्रीज होगा तो उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे, जैसे कि गेहूँ, वीट है, राइस है, तो इस तरह से। उसके बाद है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये नॉर्मली इन्फीरियर गुड्स के केस में, जैसे कि ब्रेड होगा या पोटैटो होगा। इन्फीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर यहाँ पे उसका जब इनकम बढ़ेगा इन्फीरियर गुड्स के केस में, तब वो इन्फीरियर गुड्स प्रेफर ना करते हुए वो थोड़ा हाई क्वालिटी का गुड प्रेफर करेगा। मतलब इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी रहेगी? कम रहेगी। मतलब निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कौन से गुड्स के केस में रहेगी? तो इन्फीरियर गुड्स। उसके बाद जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेसेसरी गुड्स, जैसे कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट के केस में क्या होता है कि जो डिमांड है तो वो ना बढ़ती है ना घटती है, वो कांस्टेंट रहती है, चाहे इनकम बढ़ जाए या कम हो जाए। ओके, तो इसलिए उसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला गया है, क्योंकि सॉल्ट आप इनकम बढ़े भी तो ज़्यादा थोड़ी खरीदने वाले हो, और इनकम कम हुआ है तो आप खरीदोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ नेसेसरी गुड्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स है।
उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट इज़ मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब ये सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आती है। सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कि क्या? टी एंड कॉफ़ी। मतलब टी की प्राइसेस बढ़ेगी तो आप कॉफ़ी को प्रेफर करोगे, कॉफ़ी की बढ़ेगी तो टी को प्रेफर करोगे। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पेट्रोल एंड कार। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, मतलब ए की क्वांटिटी कितनी बढ़ी है या घटी है इन कंपैरिजन विथ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। मतलब एक की क्वांटिटी, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी ए की क्वांटिटी एंड कमोडिटी बी की प्राइस, ये होता है यहाँ पे। ओके, कमोडिटी ए की क्वांटिटी एंड कमोडिटी बी की प्राइस, इसका जो कंपैरिजन है या इसका जो प्रपोर्शन है ये हमें देखना होता है किसमें? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी का हमने एग्जाम्पल देखा था। ओके, तो क्वांटिटी ए मतलब कि ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, मतलब प्राइस बी की प्राइस जो है तो उसकी जो भी प्राइस होगी तो उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी कमोडिटी ए की, ये बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है जो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में, जैसे टी एंड कॉफ़ी है वो पॉजिटिव, मतलब क्या कि टी की क्वांटिटी जब बढ़ेगी, टी की प्राइस जब बढ़ेगी तब कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होती है, जैसे टी एंड शुगर, जैसे कि शुगर की प्राइसेस अगर बढ़ गई तो टी की डिमांड जो है वो कम होगी। ओके, एंड देन है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी जो नॉन रिलेटेड गुड्स है, मतलब कि बुक और कार, इसका कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब क्या कि बुक की प्राइसेस अगर बढ़ी भी तो कार की प्राइसेस पे उसका कुछ इफेक्ट होने ही नहीं वाला है। तो नॉन रिलेटेड गुड जैसे टी एंड बुक्स, कार एंड बुक्स एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप आपको इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो नॉर्मली हमें पता ही है कि प्राइस जब घटती है या बढ़ती है तो उसके हिसाब से डिमांड भी कम ज़्यादा होती रहती है। सो इसका फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो है वो दिखाते हैं, बट किसके प्रपोर्शन में दिखाते हैं? प्राइस के प्रपोर्शन में। इनकम इलास्टिसिटी में इनकम के प्रपोर्शन में दिखा रहे थे और यहाँ पे प्राइस के प्रपोर्शन में। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट यहाँ पे प्रॉपरली परसेंटेज आप दिखाने वाले हो। ओके, उसके बाद है, तो ये हुए आपके अलग अलग तरह के फॉर्मूला जो आपको ये बताते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है पर्टिकुलर कमोडिटी की, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। अभी देखिए यहाँ पे कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है तो उसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, 5 टाइप्स है जो आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हो, या फिर आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश है वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो है वो किस तरह से लिखना होगा। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको सिंबलाइज किया है ये साइन से। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी का जो पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब जब छोटा सा भी चेंज होता है प्राइस में, थोड़ा सा स्लाइट चेंज भी अगर प्राइस में हो जाए किसी भी कमोडिटी के, तो जो डिमांड है वो एकदम अनलिमिटेड वे से बढ़ जाती है। ये बहुत रेयर कंडीशन है, मतलब ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है बेसिकली, ये प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक्स में इस तरह के टाइप को बताया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और सिंबल क्या है परफेक्टली इलास्टिक्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। किस तरह से दिखाया है कि देखिए, हमें पता है वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर आपकी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हो जाए, थोड़ा स्लाइट चेंज भी अगर हो जाए, तो जो डिमांड है यहाँ पे कहाँ पर भी ऐसा लिमिट नहीं दिखाया है, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड इनफाइनाइट तरीके से ये बढ़ जाती है। इसको आप लिमिट नहीं कर सकते या इसका कुछ प्रपोर्शन नहीं दे सकते कि इतना अगर चेंज हो तो इतना ही डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पे इनफाइनाइट चेंज है, इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला गया है। इलास्टिक जैसे हम थोड़ा सा भी अगर उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो वो एकदम से अनलिमिटेडली स्ट्रेच हो जाता है, तो उस तरीके से डिमांड यहाँ पे चेंज हो जाती है। उसके बाद है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, मतलब अगर प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो बट डिमांड जो है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब क्या कि जैसे नेसेसरी गुड्स जो होते हैं ना, जैसे सॉल्ट है, तो उसकी प्राइसेस बढ़े भी या घटे भी तो भी हम सॉल्ट की डिमांड क्या ज़्यादा या कम करेंगे? नो। अगर कम हो गई तो सॉल्ट की बहुत सारा जो स्टॉक है वो करके रखेंगे, और बढ़ेगी तो खरीदेंगे ही नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो है वो नॉर्मली नेसेसरी गुड्स के केस में होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ओके, बट ये सिचुएशन रेयरली हैपेंड होती है। सॉल्ट एंड मिल्क के केस में ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो डायग्राम है वो देखिए, प्राइस में चेंज हुआ है, ऊपर और नीचे डिक्रीज हुई है प्राइस, बट जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, यानी कि डी कर्व जो है वो ना बढ़ा है ना घटा है, वो अपनी जगह पे ही स्टेबल है। तो आपको ये समझाना होगा वहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, एंड प्लस जो डी कर्व है वो आपका बड़ा है या नहीं, और प्राइस में किस तरह से चेंजेस हुए हैं वो आपको आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा टाइप जो है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है कि जो प्राइस में चेंज होगा, फॉर एग्जांपल 20% अगर प्राइस में राइज हुआ तो 20% डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब प्रपोर्शन, प्राइस के प्रपोर्शन में ही चेंज होगा डिमांड में। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको किस तरह से सिंबलाइज किया है, जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक को ईडी 0 से किया था। जैसे देखिए, परफेक्टली इलास्टिक को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ये सिंबल, परफेक्टली इनइलास्टिक को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ये सिंबल, मतलब 0, क्योंकि डिमांड बढ़ी ही नहीं है या घटी ही नहीं है इसलिए। एंड यूनिटरी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि आप जो भी दिखाओगे, मतलब 25% अपॉन 25, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए इसका जो सिंबल है वो क्या है, 1। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो यहाँ पे भी जो है वो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे प्राइस। अभी यहाँ पे 50% अगर प्राइस में फॉल हुआ है तो 50% क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपको दिखाना है। और याद रखना कि यहाँ पे जो कर्व है, मतलब जो डिमांड कर्व है, तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का नाम दिया हुआ है, ये आपको वहाँ पे बताना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं कि किस टाइप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है डिमांड कर्व का। तो आप यूनिटरी इलास्टिक, मतलब किस तरह से भी वो पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन से टाइप में होता है, या फिर जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो उसमें किस तरह का स्लोप होता है डिमांड कर्व का, ऐसे उल्टा करके पूछ सकते हैं। तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। फोर्थ वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब जब भी प्राइस में फॉल होगा, मतलब सपोज 25% अगर प्राइस डिक्रीज हुई है किसी भी कमोडिटी की, तो यहाँ पे 75% इंक्रीज होगी डिमांड। ओके, मतलब एक प्रपोर्शन से, प्राइस के प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी डिमांड, इसलिए इसको जो सिंबल है वो किस तरह से है, ईडी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1। ओके, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे डायग्राम को, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे 50% फॉल इन प्राइस, मतलब 50% अगर डिक्रीज हो प्राइस में तो 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो अगर आप 100 अपॉन 50 करोगे तो ईडी इज इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब ग्रेटर दैन 1 आएगा हमेशा आंसर। मैंने अभी जैसे बताया कि 75 इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी में और 25 डिक्रीज हुआ है प्राइस में, तो 25 3 ओके, तो मोर देन 1 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो याद रखना कि यहाँ का जो सिंबल है तो वो आपको हमेशा ऐसे दिखाना है कि ईडी इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि आंसर इसका 1 से ज़्यादा आता है। इसका जो डायग्राम है वो है वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो कैसा है, फ्लैटर है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है, फ्लैटर है। तो ओ क्यू, मतलब ओ क्यू से ओ क्यू 1 तक क्या हुई है, डिमांड बढ़ी है, 50% फॉल हुआ है प्राइस में इसकी वजह से, मतलब 100% डिमांड जो है वो बढ़ी है। तो इसका स्लोप जो है वो हमेशा फ्लैटर होता है, ये आप याद रखना। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में जो कर्व होता है, डिमांड कर्व, वो फ्लैटर होता है। चलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की तरफ। अभी ये जो है इसका जो आंसर आता है वो है ईडी, मतलब ईडी इज़ लेस दैन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस में 75% डिक्रीज़ हुआ हो तो जो डिमांड है वो 25% ही बढ़ती है। यहाँ पे जो है वो जो साइन है ईडी इज़ लेस दैन 1 आएगा। क्यों, देखते हैं कि इफ़ चेंज इन द प्राइस फॉल्स इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस जो है वो 50% फॉल होती है तो डिमांड 25% ही बढ़ती है, मतलब यहाँ पे 25 एंड 50। तो जो आंसर है हमारा तो वो क्या आएगा, 0.5, जो कि लेस दैन 1 है। तो इस वजह से रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस जो है वो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में घटती है तो उससे बहुत ही कम प्रपोर्शन में डिमांड जो है वो बढ़ती है। ओके, तो इसलिए वो लेस दैन 1 इस तरह से दिखाया है। यहाँ पर भी जो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, एंड जो कर्व है डिमांड कर्व तो वो किस तरह का है, स्टीपर है। ओके, डिमांड कर्व इज स्टीपर।
सो आई होप आपको यहाँ तक हमने जो जो टाइप्स लिए प्राइस इलास्टिसिटी के वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो ज़रूर वीडियो को फिर से देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।